आज हम लोग शुरू करेंगे एनकैप्सुलेशन इन C++. What is encapsulation? What are the types of encapsulation and what are the purpose of encapsulation? तो encapsulation इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं एनकैप्सुलेशन, जिसका सिनोनिम होता है डेटा बाइंडिंग। मतलब द बाइंडिंग प्रोसेस of data member मतलब variables with their associated member functions. मतलब एनकैप्सुलेशन, इसका दूसरा नाम होता है डेटा बाइंडिंग। ये एक बाइंडिंग प्रोसेस है, ऐसा बाइंडिंग प्रोसेस जिसके थ्रू डेटा मेंबर मतलब वेरिएबल्स उसका एसोसिएटेड मेंबर फंक्शंस के साथ लिंक होता है, बाइंड होता है, जिसकी वजह से एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं, encapsulation is a binding process to bind data members with their associated member functions to create a complete object which is used in the programming. उसी को हम लोग बोलते हैं encapsulation मतलब डेटा मेंबर एंड member functions, डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस, ये दोनों को एक साथ बाइंड करके एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का जो प्रोसेस है उसी को कहा जाता है एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन और डेटा बाइंडिंग इज ए बाइंडिंग प्रोसेस to bind data members with their associated member functions to create a complete object. अब हम लोग जानते हैं, हम लोग इससे पहले देख चुके हैं फर्स्ट वीडियो में, ना मेंबर फंक्शन पहले क्रिएट होता है। हम लोग जानते हैं मेंबर फंक्शन ये हमेशा क्रिएट होता है जब क्लास क्रिएट होता है। तब एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन और डेटा मेंबर क्रिएट होता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। अब C++ में ऑब्जेक्ट कंपाइलेशन की टाइम में भी क्रिएट होता है फॉर स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन प्रोसेस, और एग्जीक्यूशन की टाइम में भी क्रिएट हो सकता है फॉर डायनामिक मेमोरी एलोकेशन प्रोसेस यूजिंग द न्यू ऑपरेटर। अब जैसे डेटा मेंबर क्रिएट होता है वो एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन हो या एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन हो, उसके बाद डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन दोनों मिलके एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है। जो ऑब्जेक्ट C++ प्रोग्राम में एज ए सिंगल कंपोनेंट यूज होता है। तो C++ में एनकैप्सुलेशन दो टाइप का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं अर्ली
अर्ली बाइंडिंग, इसको स्टैटिक बाइंडिंग भी बोलते हैं। स्टैटिक बाइंडिंग, इसको कंपाइल टाइम बाइंडिंग भी बोलते हैं। कंपाइल टाइम बाइंडिंग। अब दूसरा होता है लेट बाइंडिंग, इसको डायनामिक बाइंडिंग भी बोलते हैं। डायनामिक बाइंडिंग, इसको रन टाइम बाइंडिंग भी बोलते हैं। रन टाइम बाइंडिंग, इसका मतलब C++ में encapsulation is divided in 2 categories and they are, first होता है अर्ली बाइंडिंग या स्टैटिक बाइंडिंग या कंपाइल टाइम बाइंडिंग, और दूसरा होता है लेट बाइंडिंग या डायनामिक बाइंडिंग या रन टाइम बाइंडिंग। अब ये दोनों को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइन हम ऐसा कर सकते हैं ना, हम लोग जानते हैं मेंबर फंक्शन हमेशा जब क्लास क्रिएट होता है एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन, उसी टाइम मेमोरी अपना एलोकेट करता है। इसीलिए क्लास के अंदर में मेंबर फंक्शन को डिफाइन करने का प्रोविजन है C++ में एज वेल एज सभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। अगर डेटा मेंबर एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन अपना मेमोरी एलोकेट किया, तब डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन के बीच में जो बाइंडिंग होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक बाइंडिंग या अर्ली बाइंडिंग या कंपाइल टाइम बाइंडिंग, जो बाय डिफॉल्ट होता है C++ में। और डायनामिक बाइंडिंग को ऐसे डिफाइन किया जा सकता है, हम लोग जानते हैं मेंबर फंक्शन हमेशा जब क्लास क्रिएट होता है एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन अपना मेमोरी एलोकेट करता है। अगर डेटा मेंबर एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन अपना मेमोरी एलोकेट किया, तब उसके बाद एक बाइंडिंग प्रोसेस परफॉर्म होता है, जिसकी वजह से डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन दोनों मिलकर एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। ऐसा बाइंडिंग को लेट बाइंडिंग या डायनामिक बाइंडिंग या रन टाइम बाइंडिंग कहा जाता है। इसको हम ग्राफिकली थोड़ा सा ठीक से समझाते हैं। स्टैटिक बाइंडिंग, हम लोग जानते हैं मेंबर फंक्शन हमेशा मेमोरी एलोकेट करता है जब क्लास क्रिएट होता है एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन। मतलब क्लास हमेशा एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन क्रिएट होता है। अगर डेटा मेंबर मेमोरी एलोकेट करता है, ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होता है एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन, अगर डेटा मेंबर एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है उसी टाइम अगर मेमोरी एलोकेट करता है, तो उसके बाद दोनों के बीच में एक बाइंडिंग होता है, जिसकी वजह से एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ऐसा बाइंडिंग को हम लोग स्टैटिक बाइंडिंग भी बोलते हैं, अर्ली बाइंडिंग भी बोलते हैं, कंपाइल टाइम बाइंडिंग भी बोलते हैं। जैसे अगर हम ऐसा लिखते हैं, जैसे क्लास E, अब यहाँ इंटीजर x y लिया। अब पब्लिक पार्ट में दो फंक्शन हम रखा, void read और void print। अब दोनों फंक्शन को हम
बाहर डिफाइन भी कर दिया। और मेन में यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे void ए स्कोप रिजोल्यूशन रीड, यहाँ डेफिनेशन हम लिखेंगे void ए स्कोप रिजोल्यूशन प्रिंट, या डेफिनेशन लिखेंगे। अब उसके बाद void main ऐसा लिखेंगे। अब यहाँ पर ए टाइप का A2 ऑब्जेक्ट बनाया। अब A2 डॉट रीड, A2 डॉट रीड, A2 डॉट प्रिंट, A2 डॉट प्रिंट। अब यहाँ गेट ch लगा के हम बंद कर दिया मेन। अब इस प्रोग्राम को जब हम कंपाइल करेंगे तो क्लास जब क्रिएट होगा उसी टाइम मेंबर फंक्शन कौन कौन है, रीड एंड प्रिंट, ये अपना मेमोरी एलोकेट कर लेगा। कब, एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन। अब यह ऑब्जेक्ट हम बनाया ए टाइप का A2, क्लास टाइप का वेरिएबल इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, A2 इज द ऑब्जेक्ट। जैसे A2 क्रिएट होगा, A2 जैसे क्रिएट होगा तो इसका डेटा मेंबर कौन कौन है, एक्स एंड वाई। तो यहाँ पर एक्स वाई मेमोरी एलोकेट कर लेगा एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन। अब ये दोनों फंक्शन एंड वेरिएबल एक साथ बाइंड हो जाएगा, जिसकी वजह से एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। इसका मतलब A2 ऐसा बन जाएगा, प्राइवेट पार्ट में एक्स वाई और पब्लिक पार्ट में रीड एंड प्रिंट, ऐसा। अब ये दोनों मिलके A2 नाम का एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगा। ऐसा जो बाइंडिंग होता है इसी को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक बाइंडिंग, इसी को स्टैटिक बाइंडिंग कहा जाता है। और डायनामिक बाइंडिंग के लिए क्या होता है, डायनामिक बाइंडिंग में सेम चीज होता है, थोड़ा सा चेंज होता है। डायनामिक बाइंडिंग में सेम चीज होता है। जब हम लोग क्लास क्रिएट करते हैं एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन, मतलब क्लास जब क्रिएट होता है उसी टाइम फंक्शन, मेंबर फंक्शन अपना मेमोरी एलोकेट करता है। और यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट डायनामिकली क्रिएट करते हैं, डायनामिकली ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। कैसे ना, ऐसे ए टाइप का कोई पॉइंटर P लिया, आप P इक्वल टू न्यू एक ऑपरेटर होता है जो एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन मेमोरी एलोकेट करता है। तो ऐसा सिचुएशन में क्या होता है ना, जब प्रोग्राम को हम लोग कंपाइल करते हैं, यह P एरो रीड, P एरो प्रिंट, जब प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं उसी टाइम रीड एंड प्रिंट मेंबर फंक्शन अपना मेमोरी एलोकेट कर लेता है एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन व्हेन क्लास इज क्रिएटेड। अब वेरिएबल इसी टाइम मेमोरी एलोकेट करता है एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन एक्स वाई। अब ये कंपाइलेशन नहीं, एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। और जैसे क्रिएट होता है तो वेरिएबल डेटा मेंबर अपना मेमोरी एलोकेट करता है। अब जो एड्रेस है, मान लिया इसका एड्रेस है 110, तो 110 जाके P पॉइंटर में जाके स्टोर हो जाता है और ये इसको पॉइंट करना शुरू करता है। मतलब ये जो एड्रेस है, ये टोटल जो एड्रेस है, इसी को P पॉइंट करता है। मतलब P के थ्रू हम इस ऑब्जेक्ट को अब एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे वेरिएबल क्रिएट होता है उसके बाद एक बाइंडिंग प्रोसेस परफॉर्म होता है, जिसकी वजह से कंप्लीट ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है और एड्रेस जाके P में स्टोर होता है। अब P एरो रीड, P एरो प्रिंट, ये सब फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है डायनामिक बाइंडिंग उसको बोलते हैं। डायनामिक बाइंडिंग ऐसा बाइंडिंग प्रोसेस होता है जिसमें मेंबर फंक्शन
एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन, जब क्लास क्रिएट होता है उसी टाइम मेमोरी एलोकेट करता है। डेटा मेंबर एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है उसी टाइम मेमोरी एलोकेट करता है। उसके बाद एक बाइंडिंग प्रोसेस परफॉर्म होता है जिसकी वजह से कंप्लीट ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, जो ऑब्जेक्ट आगे एज ए सिंगल कंपोनेंट यूज होता है। ऐसा बाइंडिंग को डायनामिक बाइंडिंग बोलते हैं, या लेट बाइंडिंग बोलते हैं, या रन टाइम बाइंडिंग बोलते हैं। अब इस एनकैप्सुलेशन का फायदा क्या है, हम लोग क्यों ऐसा करेंगे, इसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेजेस ऑफ एनकैप्सुलेशन। एडवांटेजेस ऑफ एनकैप्सुलेशन। एक नंबर एडवांटेज क्या होता है ना, हम लोग नॉर्मल सिंपल एक एग्जांपल अगर लेंगे तो ऐसा हम बता सकते हैं, जैसे हम एक मुट्ठी चॉकलेट उठाया, जैसे कैडबरी जेम्स छोटा छोटा होता है, एक मुट्ठी उठाया और 20 फीट दूर में कोई स्टूडेंट बैठा हुआ है और उसको हम ऐसा कहा, जो लो इसको पकड़ लो। जैसे हम फेंकेंगे तो कैप्सूल खुल जाएगा और वो अपना दोनों हाथ से 2 चॉकलेट को पकड़ सकता है, बाकी सब नीचे गिर जाएगा और बर्बाद हो जाएगा। क्यों? कैप्सूल जैसे खुल गया तो जहाँ पर हम पहुँचाना चाहते हैं उसको नहीं पहुँचा पाया। तो अगर हम इसको ऐसे करते, एक मुट्ठी चॉकलेट उठाया, कोई कैरी बैग के अंदर में रखा, अब उसको ठीक से बांध दिया तो कैप्सूल बन गया। अब अगर उस हम फेंका लो पकड़ लो तो पूरा का पूरा चॉकलेट उसके पास पहुंच जाएगा। इसका मतलब डेटा लॉस खत्म हो गया। तो कैप्सुलेशन का पहला फायदा होता है डेटा लॉस मिनिमाइज होता है। डेटा लॉस मिनिमाइज होता है। डेटा लॉस मिनिमाइज होता है। दूसरा फायदा क्या होता है, एनकैप्सुलेशन को डेटा बाइंडिंग भी बोलते हैं। तो कोई भी चीज़ को जब हम लोग बांधेंगे तो उसका टोटल मास एक जगह में कंसेंट्रेटेड हो जाता है। इसका मतलब एक जगह में टोटल चीज़ आ जाता है और मास इनटू वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल टू फोर्स होता है, मतलब उसका फोर्स बढ़ जाता है, जिसकी वजह से डेटा मूवमेंट फास्ट होता है। इसका मतलब दूसरा एडवांटेज है डेटा मूवमेंट फास्ट होता है, फास्ट डेटा मूवमेंट होता है। तीसरा क्या होता है, एनकैप्सुलेशन की वजह से बाहर एक कवर आ जाता है, तो इंटरनल कंपोनेंट का सिक्योरिटी इंक्रीज होता है। इसका मतलब इंक्रीज सिक्योरिटी इंक्रीज होता है। चौथा फायदा क्या होता है ना, एनकैप्सुलेशन की वजह से इंटरनल कंपोनेंट्स जो है सब हाइड हो जाता है, इंटरनल कम्प्लेक्सिटी हाइड हो जाता है और वो एज ए सिंगल कंपोनेंट सामने आता है। इसको हम लोग एब्स्ट्रैक्शन भी बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्शन इज ए प्रोसेस टू हाइड इंटरनल कम्प्लेक्सिटी। तो बिना एनकैप्सुलेशन एब्स्ट्रैक्शन इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है। इसीलिए जो भी एनकैप्सुलेटेड फॉर्म होता है वो सब एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म भी होता है। तो चौथा फायदा हम बोल सकते हैं हाइड इंटरनल कम्प्लेक्सिटी। इसका मतलब हम ऐसा भी बोल सकते हैं एब्स्ट्रैक्शन इम्प्लीमेंटेड। मतलब ऐसा बोला जा सकता है एनकैप्सुलेशन इज ए प्रोसेस, एब्स्ट्रैक्शन इज द रिजल्ट। एनकैप्सुलेशन का मेन पर्पस ही होता है इंटरनल कम्प्लेक्सिटीज को हाइड कर देना, उसको एज ए सिंगल यूनिट सामने लाना, एज ए सिंगल यूनिट यूज करना, इंटरनल डिटेल्स
पता नहीं चलता है। तो और पांचवा फायदा होता है, एनकैप्सुलेशन को डेटा बाइंडिंग भी बोलते हैं। अगर कोई भी चीज़ को हम लोग बाइंड करेंगे तो उसका साइज डिक्रीज होता है, मतलब स्पेस कम्प्लेक्सिटी मिनिमाइज होता है। मिनिमाइज स्पेस कम्प्लेक्सिटी, मिनिमाइज स्पेस कम्प्लेक्सिटी, स्पेस कम्प्लेक्सिटी, मिनिमाइज स्पेस कम्प्लेक्सिटी, स्पेस कम्प्लेक्सिटी मिनिमाइज होता है, एज वेल एज प्रोसेसिंग स्पीड फास्ट होता है, एंड इंक्रीज processing speed, increase processing speed increase होता है। अब यहाँ एक वर्ड आता है एब्स्ट्रैक्शन। तो एब्स्ट्रैक्शन से एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का कंसेप्ट भी हम लोग लाते हैं। मतलब एब्स्ट्रैक्शन इज ए प्रोसेस टू हाइड इंटरनल कम्प्लेक्सिटी, और इंटरनल कम्प्लेक्सिटीज को हाइड करने के लिए बाहर एक कवर देना जरूरी है, दैट इज एनकैप्सुलेशन। मतलब एनकैप्सुलेशन इज ए प्रोसेस टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन, टू इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्शन। मतलब एनकैप्सुलेशन इज द प्रोसेस, एब्स्ट्रैक्शन इज द रिजल्ट, एब्स्ट्रैक्शन इज द रिजल्ट। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, तो खाना खाना एक प्रोसेस है, और जैसे खा लेते हैं भूख मिट जाता है। तो खाना खाना एक प्रोसेस है टू रिमूव हंग्री या हंगर। तो यही इसी टाइप का है। मतलब एब्स्ट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक नंबर कंसेप्ट इसमें होना चाहिए, एनकैप्सुलेटेड फॉर्म में होना चाहिए। और दूसरा होना चाहिए, क्योंकि एनकैप्सुलेशन की वजह से इंटरनल कम्प्लेक्सिटी हाइड हो जाता है, तो उसका इंटरनल डिटेल्स को डिस्क्राइब करना पॉसिबल नहीं है। कैन नॉट डिस्क्राइब इंटरनल डिटेल्स। जैसे अगर हम लोग लिखते हैं इंटीजर n, तो इसमें हम लोग बता सकते हैं n मेमोरी में 2 बाइट ही जगह लेगा, मिनिमम वैल्यू -32,768 होगा, मैक्सिमम 32,767 होगा। ये सब हम लोग बता सकते हैं, और इसमें किस टाइप का वैल्यू को हम स्टोर कर सकते हैं वो भी बता सकते हैं। मगर जब हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट टाइप का एक वेरिएबल है एस, तो हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते हैं एस मेमोरी में कितना बाइट जगह लेगा, मिनिमम वैल्यू कितना स्टोर होगा, मैक्सिमम कितना स्टोर होगा। इंटरनल डिटेल्स को डिस्क्राइब करना पॉसिबल नहीं होता है। और एब्स्ट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए इनकैप्सुलेटेड फॉर्म में होना मस्ट है, और इसीलिए ये ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस ये रहता ही है। जितना भी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म होता है ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस रहता है। क्यों? क्योंकि एक कैप्सूल का इधर वाला कोर का काम करता है, एक इधर वाला कोर का काम करता है, या जो भी रहता है उसका कंपोनेंट्स होता है, यही कैप्सूल को फॉर्म करता है। और जैसे कैप्सूल का फॉर्म बन जाता है तो इंटरनल डिटेल्स हाइड हो जाता है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में वो आ जाता है। तो इसीलिए विदाउट एनकैप्सुलेशन एब्स्ट्रैक्शन कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड।